नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी एन यादव होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आजकल की पॉल्यूशन भरी जिंदगी में जहां पे स्मोक, धुएं, धूल का एक्सपोजर सभी को बना हुआ है, कुछ बीमारियां जो हमें आमतौर पर देखने को मिलती हैं वो है एलर्जीज, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। ये बीमारियां आजकल पॉल्यूशन के इस दौर में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके एक्सपोजर में आते हैं और वो इन बीमारियों से बहुत ही सीवियर तरीके से सफर कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इनहेलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मोस्टली स्टीरॉइड्स होते हैं और वो लॉन्ग रन में हैबिट फॉर्मेशन का काम करते हैं और ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे अस्थमा पे। इसे कभी कभी एज्मा भी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे दमा के नाम से जानते हैं। आइए हम जानते हैं अस्थमा होता क्या है। अस्थमा हमारे लंग्स की एक बीमारी है जिसमें एयरवेज जनरली ब्रोंकाइल्स जो होती हैं इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाता है और इनका ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने के कारण म्यूकस ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट होने लगती है, जिससे चेस्ट में विजिंग, विस्लिंग या रैटलिंग जैसी साउंड आने लगती है। तो दोस्तों, अस्थमा में हमारी जो ब्रोंकाइल्स होती हैं ये मोस्टली ब्लॉक होने लगती हैं और जो एयर का पैसेज है हमारे लंग्स तक वो ब्लॉक होता है। जनरली हम मेडिकल टर्म्स में इनको COPD के नाम से जानते हैं। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आइए जानते हैं कि अस्थमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जनरली अस्थमा का कोई भी एक पर्टिकुलर नोन कारण नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी को अस्थमा कॉज करते हैं। उनमें से मोस्टली फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा का होना, चेंज ऑफ वेदर पे अस्थमेटिक होना या कफ आना, पोलन ग्रेन्स के एक्सपोजर में, स्मोक या डस्ट के एक्सपोजर से अस्थमा डेवलप करना, ओबेसिटीज के कारण भी अस्थमा देखने को मिलता है लोगों में। और जो लोग बहुत ही इमोशनली स्ट्रेस्ड रहते हैं या स्ट्रेस से लंबे समय से गुजर रहे होते हैं उनमें भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। अस्थमा में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं इनके बारे में हम एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। अस्थमा में मोस्टली चेस्ट का टाइटनेस, चेस्ट में भारीपन सा लगना, हर समय कंस्ट्रिक्शन सा फील होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी का आना, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत इतनी ज्यादा हो जाती है कि नोजिया, वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है और सांस लेने की दिक्कत कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट पैनिक कंडीशन में भी चले जाते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं अस्थमा के, ये एक बार होने पे हम इसे अस्थमा नहीं कहते हैं। जब ऐसा होने की, खांसी आने की, खांसी के साथ साथ सांस फूलने की और चेस्ट के टाइटनेस की दिक्कत रिकरेंटली होने लगे, चेंज ऑफ वेदर पे, पोलन के एक्सपोजर से या ट्रिगरिंग फैक्टर्स कोई भी हो उनके एक्सपोजर से ये रिकरेंटली होने लगे, तब हम इन्हें इसे अस्थमा की कैटेगरी में रखते हैं। अस्थमा में हम जनरली जो टेस्ट रेकमेंड करते हैं वो होता है पल्मोनरी फंक्शन। हीमोग्राम भी कराते हैं जिसमें कि इओसिनोफिल के काउंट्स और ESR काउंट्स नोट किए जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स IgE भी रेकमेंड करते हैं जो जनरली एलर्जीज के केस में कराया जाता है और एक्सरे चेस्ट का PA व्यू भी इसमें डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। लेकिन जहां तक अस्थमा को डायग्नोज करने की बात है, अस्थमा पेशेंट के द्वारा नैरेट किए गए सिम्टम्स के बेसिस पर भी डायग्नोज किया जा सकता है। अस्थमा के ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो या अस्थमा के सिम्टम्स हो, पेशेंट ही बहुत बेहतर तरीके से उनको बता पाता है और उसके सिम्टम्स अगर बहुत ही रिकरेंट हैं, कुछ इंटरवल्स के बाद रिकरेंसी उनमें है, ये सिम्टम्स होते रहते हैं ऐसे मरीज को, तब हम उसे अस्थमा की कैटेगरी में रखते हैं। आइए अब जानेंगे कि होम्योपैथी में अस्थमा के ट्रीटमेंट का क्या स्कोप है। जनरली दोस्तों आपने देखा होगा एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इनहेलर्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जो मोस्टली ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स की कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं और इनकी डोसेज बढ़ती जाती है उम्र के हिसाब से और कम होने का नाम नहीं लेती और ये बीमारी को कभी ठीक नहीं करती है,
बस कंट्रोल करती है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि आपकी अस्थमा का जड़ से इलाज हो तो फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन होता है वो होम्योपैथी ही होती है। आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाते हैं जो आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करता है और केस टेकिंग करने के बाद आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। अस्थमा के केस में होम्योपैथी में जो माइजमेटिक वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। मोस्टली होम्योपैथी में अस्थमा को हम साइकोटिक टेंट में रखते हैं और मोस्टली इसमें साइकोटिक टेंट की दवाइयां चलाई जाती हैं। कभी कभी ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक टेंट का भी पेशेंट अस्थमेटिक होता है। तो माइजमेटिक ट्रीटमेंट अस्थमा को जड़ से ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है जो होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर्स से अपनाते हैं। वैसे देखी जाए तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो अस्थमा के केस में इस्तेमाल की जाती हैं और इनका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। जिनमें से मोस्टली एकोनाइट फेरोक्स, आर्सेनिक एल्बम, इपिकाक, कालीकार्प, ब्रायोनिया, कालीआर्स, लोबेलिया, ग्रैंडेलिया, सेनेगा, टिक्टा पल्मोनेरिया, फॉस्फोरस, सल्फर इत्यादि दवाइयाँ 3x पावर से लेके 200, 1M, 10M और माइलिसिमल की पोटेंसिस में डॉक्टर्स यूज करते हैं। हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस में जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें ज्यादातर हमने देखा है कि जो लोग एलोपैथी का ट्रीटमेंट लंबे समय से लेके आते हैं, यानी कि जिनका स्टेरॉयड का एक्सपोजर बहुत लंबे समय तक का होता है, उनमें दवाइयाँ बहुत ही धीमे असर करती हैं और लंबा समय लेता है उनका ट्रीटमेंट होने में। लेकिन जो लोग शुरुआती लक्षणों के साथ ही 1, 2, 3 एपिसोड्स के बाद ही अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं तो उनका इलाज बहुत बेहतर तरीके से और बहुत ही कम समय में होम्योपैथी में संभव हो जाता है। आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि होम्योपैथी में अस्थमा का इलाज जड़ से होता है, इसे सिर्फ कंट्रोल नहीं किया जाता। बच्चों में अगर अस्थमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करें। क्योंकि बच्चे अस्थमेटिक डिजीज से, एलर्जिक डिजीज से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और इनके ठीक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। बचपन में अगर आप इन बीमारियों का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से कर लेते हैं तो आगे जाके इनके कॉम्प्लिकेशंस या इनकी क्रॉनिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अस्थमा में हमें क्या क्या परहेज रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और अपने डाइट पे भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। विटामिन्स जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए वो होती हैं विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। इनका प्रॉपर इंटेक करना चाहिए। खट्टी और ठंडी चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना चाहिए। दही, रायता, मट्ठा इन चीज़ों का बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये मोस्टली अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं और कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं जो पेशेंट को खुद पता होता है, तो उन ट्रिगर्स को भी पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट के दौरान ना लें। अंत में दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अस्थमा का ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी किसी एलोपैथिक डॉक्टर से ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकते हैं और पैरेलली आप मेडिसिन चला सकते हैं और धीरे धीरे जो आपके होम्योपैथिक फिजिशियन होंगे वो एलोपैथिक दवाइयों को कट करते जाएंगे और एक समय उनको पूरी तरह से बंद कर देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अस्थमा का इलाज होम्योपैथी में बिल्कुल जड़ से होता है। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल व्यू पे जाएंगे तो देखेंगे कि अस्थमा इनक्यूरेबल डिजीज की श्रेणी में आता है, लेकिन वो एलोपैथिक व्यू है। होम्योपैथी में हमने अपने 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे बच्चों के भी अस्थमा और बड़े लोगों के भी अस्थमा को ट्रीट किया है और हम जो दवाइयाँ बताते हैं या जो चीज़ें रेकमेंड करते हैं वो हमारी क्लिनिक में अपनी बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर ही होते हैं और जिनका हमने ट्रीटमेंट किया हुआ होता है उन पर ही हम बातें करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ ही नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।